तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 7 का जो हमारा नाम है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक डिवाइस पढ़ी थी, एसी जनरेटर, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो वहां पर हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स वो अटेंड नहीं कर रहे थे, तो हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज कितनी फास्ट फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं करंट। ठीक है। करंट को अगर हम मेजर करते हैं तो करंट को मेजर करने के लिए दो टाइप के करंट होते हैं। एक होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट होता है टोटल चार्ज जितना फ्लो कर रहा है अपॉन टोटल टाइम, दैट सर इज आपकी वीडियो थोड़ी ब्लर है। एवरेज चार्ज इक्वल टू, सॉरी, एवरेज करंट इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल सर करंट। सही आ रही है। सर सही है सर, उसका नेट स्लो होगा। यस सर। अच्छा, एक सेकंड आप प्लीज सब लोग शांत रहेंगे। जो डाउट आएगा सिर्फ डाउट पूछेंगे, that's it। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से नेटवर्क बिल्कुल एक्यूरेट है, तो जो सिर्फ डाउट है वो डाउट पूछेंगे। तो क्यू बाई टी होता है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है। और जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी दो टाइप की होती है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। एवरेज निकाला जाता है टाइम इंटरवल के लिए, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच में, या एक टाइम गैप के लिए, और इंस्टेंटेनियस निकाला जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके अलावा भी करंट दो टाइप का होता है। उसके अलावा करंट दो टाइप का कौन कौन सा होता है? एक होता है करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में? डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन भी सेम रहती है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। डायरेक्ट करंट दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होता है? एक होता है डायरेक्ट स्टेडी करंट। डायरेक्ट स्टेडी करंट में क्या होगा कि जो रजिस्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, हम बैटरी से प्रोवाइड करवाते हैं ना, सेल से, किसी भी सेल से या बैटरी से हम लोग डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो अब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है आई, उस करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएबल करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएबल करंट। डायरेक्ट वेरिएबल करंट में क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएबल करंट में हमारा मैग्नीट्यूड चेंज करता है। मैग्नीट्यूड चेंज करता है मीन, अगर मान लीजिए ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारी बैटरी है, ये की है, और यहाँ पर मैंने एक रियोस्टेट लगा दिया। क्या लगा दिया? रियोस्टेट। अब आप सब लोगों को पता है कि रियोस्टेट क्या करता है? रियोस्टेट से हम किसी इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब जब हम यहाँ पर की क्लोज करेंगे, की क्लोज करने के बाद यहाँ पर सर्किट में क्या फ्लो करने लगेगा? करंट फ्लो करने लगेगा। तो अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस को चेंज करूँ, तो रेजिस्टेंस चेंज होगी तो सर्किट में करंट की वैल्यू या जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो भी तो चेंज होगा ना। रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोजिशन, कितना अपोज कर रहा है चार्ज के फ्लो में। तो अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, अपोजिशन इंक्रीज करोगे, तो चार्ज का जो फ्लो है, वो रेट जो है, जो स्पीड है, जितनी फास्ट चार्ज फ्लो कर रहा है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आप रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो चार्ज के फ्लो का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊं डायरेक्ट स्टडी और डायरेक्ट वेरिएबल करंट को, डायरेक्ट स्टडी करंट में आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं, करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा। अब इस ग्राफ से आप क्या सोच सकते हो या क्या समझ सकते हो कि टाइम की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है? सेम, स्टेडी करंट है ना, यूनिफॉर्म करंट है, कांस्टेंट करंट है। अच्छा, एक और बात अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर लेट्स से मैं इस ग्राफ का एरिया निकालूं, क्या निकालूं? एरिया। किसी भी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, किसी भी फिगर का एरिया निकालते हो, तो एरिया के अंदर आता क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है वो है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर लेंथ करंट हो जाएगा और ब्रेड्थ हो जाएगा टाइम। तो करंट इनटू टाइम क्या होगा? करंट इनटू टाइम,
चार्ज। चार्ज, वेरी गुड। तो इस ग्राफ का करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया किसके इक्वल है? चार्ज को। अब डायरेक्ट वेरिएबल करंट क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएबल करंट वो होगा जिसमें डायरेक्शन तो सेम रहेगी लेकिन करंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। यहां पर करंट इंक्रीज करा, डिक्रीज कर गया, ठीक है, लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है, जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएबल करंट। यहां तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज करती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंजिंग, ठीक है। अब जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट आता है हमारे माइंड में, तो ऑल्टरनेटिंग करंट आते ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में जो इमेज, जो ग्राफ आता है वो ग्राफ ऐसे आ जाता है। लेकिन ये ऑल्टरनेटिंग करंट सिर्फ यही ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है बट सिर्फ यही ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट ये भी होता है। दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट ये भी होता है। तो आप समझ रहे हो क्या रहे? यहाँ पर ये पॉजिटिव है, फिर यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आप लोगों को जो सबसे ज्यादा पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है, मतलब हमारी 12th में वो ये वाला क्यों पढ़ना है? इस टाइप के करंट को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइनोसुडियल एसी करंट, और सॉरी एसी, साइनोसुडियल एसी। साइनोसुडियल का मतलब क्या है? जो साइन या कॉस की फॉर्म में होता है। हमें यही वाला पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एसी है, ऑल्टरनेटिंग करंट ये भी है, ये भी है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ठीक है। लेकिन हमें ये पढ़ना है सबसे ज्यादा बिकॉज हमने जो लास्ट चैप्टर में एसी जनरेटर पढ़ा था, एसी जनरेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं। जब एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है तो वहां पर क्या चेंज होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था बेटा तो क्या इंड्यूस होता था? ईएमएफ। उस ईएमएफ का फॉर्मूला याद है किसी को? वो जो इंड्यूस ईएमएफ होती थी हमारी एसी जनरेटर में, किसी को याद है? उस इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता था जो हम लोग पढ़ते थे, स्मॉल ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी। और इसको हम लेते थे ई नॉट। ई नॉट क्या होता था? ई नॉट होता था पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या इसका एक और नाम होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। भाई सिंपल सी बात है, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो हमारी इंड्यूस ईएमएफ होती है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो डिवाइस थी उसके अंदर डिराइव करने का फॉर्मूला हमारा ये आता था। रिवाइज कर लेना, आपको याद आ जाएगा। अब ये साइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब वोल्टेज साइन के ऊपर डिपेंड कर रही है, अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? साइन की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 1। तो अगर ये टर्म 1 हो गई तो ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगी ई नॉट। और ई नॉट कितना होगा? एन बी ए ओमेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो हमारा करंट या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चलने वाला है वो यही से आएगा जो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिव करंट में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट सर करंट सर बोलो बोलो। सर जो ये एसी हमने पढ़ा, अगर सर एसी करंट में सर जो पॉजिटिव एरिया है और नेगेटिव एरिया है, पहली अगर बात ये मैं सर आपको, इक्वल नहीं होएगा, सर हाँ अगर ये इक्वल नहीं होगा तब भी सर ये एसी करंट ही होगा। बिल्कुल एसी करंट ही होगा। और सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, एसी करंट कभी नहीं बोलते। क्यों? एसी की फुल फॉर्म क्या है? हाँ सर एसी होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट तो एसी ही होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट करंट नहीं बोलेंगे, एसी बोलेंगे। तो एसी में अगर एरिया सेम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो एसी नहीं होगा, ठीक है। वो दूसरे टाइप के करंट होंगे, जिस होंगे ऑल्टरनेटिंग करंट ही, उनको बोलते हैं पल्सेटिंग।
ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले इसी चैप्टर की तरफ। तो ये बेसिक डिफरेंस क्लियर है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में? मेरे को बताना ये कैसा करंट है? ये कैसा करंट है? डीसी। सर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट ये डायरेक्ट करंट है, क्योंकि आप शेप पर मत जाओ, आप देखो करंट की जो वैल्यू है या जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव नहीं है। तो अगर करंट पॉजिटिव नहीं है तो वो कैसा करंट होगा? वो डायरेक्ट करंट होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस ठीक है, सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। ये तो हमारा कुछ बेसिक हो गया। मूविंग अहेड, ऑल्टरनेटिंग करंट में अब हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। देखो इस चैप्टर की ना मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस चैप्टर की आज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास होगी, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये तीन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास मिस मत करना। अगर वो क्लासेस मिस हो जाएंगी तो आगे का 70% चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास जरूर एक्सप्लेन करें। अब देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग जो वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो वोल्टेज का फॉर्मूला होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन ही होगा, कॉस भी हो सकता है, लेकिन साइनोसुडियल होगा। साइनोसुडियल यानी साइन या कॉस की फॉर्म। अब इसके अंदर मैं आपको पहले कुछ टर्म्स क्लियर कर दूं। वी जो है हमारी, वी क्या है? वी है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। वी नॉट क्या है? इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। या एक और नाम बताया जी इसका, एम्पलीट्यूड, है ना। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? किसी को याद है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई न्यू। 1 अपॉन टी क्या होता है? 1 अपॉन टी होता है हमारा न्यू। व्हाट इज न्यू? व्हाट इज न्यू? एंड व्हाट इज कैपिटल टी? फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कैपिटल टी? टाइम पीरियड। टाइम टाइम पीरियड। पीरियड। है ना। तो यहाँ पर अब हमारा वोल्टेज का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वैसे तो हम ज्यादातर यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन कुछ बुक्स में आपको इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिया होता है। वो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? v इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, या वी नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होगी। ये हमारा इस चैप्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद जो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू हमारा नया टॉपिक है और इसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इस आज की क्लास में और सेकंड क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। एक हमारा होता है एवरेज वैल्यू और एक होती है आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का एक और नाम होता है वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा आरएमएस सॉरी एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक एवरेज वैल्यू। इसको रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा उन नोट्स में सब कुछ होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आज। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग 11th क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, एवरेज एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था हमने, या एवरेज स्पीड पढ़ा था। एवरेज स्पीड हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है तो रियल लाइफ में उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? सेम रहती है, चेंज होती रहती है? चेंज होती है सर। चेंज चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती है ना। उन सभी वेरिएबल स्पीड को हटा करके हम एक कांस्टेंट स्पीड निकालते थे, है ना। और उस कांस्टेंट स्पीड को हम बोलते थे, कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन ये होती थी कि अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच रहा है वेरिएबल स्पीड से, वेरिएबल स्पीड मतलब मान लो 10, 20, 0, 5, 10, 2, 3 ऐसे, और इसको यहां से आकर पहुंचने में लगा है 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट।
और अगर कोई पर्सन यहीं से स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन उसको भी यहाँ तक पहुंचने में 10 मिनट ही लगे, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में ये सेम टाइम ले रहा है। तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसको हम क्या बोलते थे, इसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, इट इज दैट यूनिफॉर्म स्पीड, मैं आपको 11th क्लास रिवाइज करवा रहा हूँ तभी यहाँ पर आएंगे। इट इज दैट यूनिफॉर्म स्पीड विच विल कवर द सेम डिस्टेंस ओवर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम एज कंपेयर्ड बाय वेरिएबल स्पीड, कवर्ड बाय वेरिएबल स्पीड। यहाँ तक क्लियर है? याद आया कुछ? हेलो, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम देखते हैं एसी में एवरेज वैल्यू क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में एवरेज वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले तो हम समझते हैं मतलब क्या है। लेट्स से ये हमारा एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के साथ मैंने एक सेल या बैटरी कनेक्ट करी है और की क्लोज करी है। अब जैसे ही मैं की क्लोज करूंगा तो यहाँ पर क्या फ्लो करने लगेगा? Current. करंट। Current. फ्लो करता है, करंट एक मेजरिंग टर्म होती है, बताऊं मुझे पहले एक्चुअल में क्या फ्लो करता है? Electrons. Electrons. या चार्ज, है ना। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। अब एक्चुअल में करंट तो फ्लो करता नहीं है, फ्लो तो करता है चार्ज। तो जब यहाँ पर करंट कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज एक यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ पर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये बात क्लियर है? पक्का? अब अगर लेट्स से मैं सेम रेजिस्टर में मैंने यहाँ पर साइनोसॉइडल एसी लगा दिया। साइनोसॉइडल एसी मतलब लेट्स से ये वोल्टेज है हमारी V = V0 sin ओमेगा t। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर है, यहाँ पर क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अब वोल्टेज कांस्टेंट है, वेरिएबल है, फ्लक्चुएटिंग है। साइनोसॉइडल है, अगर वोल्टेज वेरिएबल है तो करंट क्या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। अब करंट के वेरिएबल होने का मीनिंग क्या है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, कभी चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, कभी चार्ज कम फ्लो करेगा। क्योंकि अगर मैं इसका लेट्स से अगर मैं इसका करंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं इस केस में करंट टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो करंट की वैल्यू क्या कर रही है? Increase. अगर करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रही है तो इसका मीनिंग है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में वो इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद करंट की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज। अब करंट की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चार्ज धीरे फ्लो करेगा या कम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम। तो उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गई। पहले चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा था तो अब चार्ज उल्टा फ्लो करेगा। ये बात क्लियर है? पक्का? अब हम समझते हैं एवरेज वैल्यू क्या होती है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझे, इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ करंट यानी डीसी विच would provide the same amount of charge as provided by AC over half cycle। मतलब जितना चार्ज ये एसी प्रोवाइड करवा रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करवा रहा है आधी साइकिल में। अच्छा, अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया करंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है? Charge. ये एरिया निकालो, ये जो शेडेड एरिया है ये चार्ज होगा। ये कौन सा चार्ज होगा? चार्ज प्रोवाइडेड बाय एसी। पूरी साइकिल का या हाफ साइकिल का? Half cycle. हाफ साइकिल का, है ना। ये जो एरिया होगा ये चार्ज प्रोवाइड करवाया है एसी सोर्स में। अगर इतना ही चार्ज ये भी प्रोवाइड करवा रहा है, ये वाला करंट, तो इस वाले करंट को
इस फ्लक्चुएटिंग करंट का क्या बोलेंगे? एवरेज। जैसे एवरेज स्पीड में हम क्या लेते थे? सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है अगर सेम टाइम में, तो कांस्टेंट स्पीड को वेरिएबल स्पीड का क्या लेते थे? एवरेज। तो सिमिलरली अगर ये डायरेक्ट करंट वाला चार्ज या डायरेक्ट करंट उतना ही चार्ज प्रोवाइड करवा रहा है जितना ये वेरिएबल करंट प्रोवाइड करवा रहा है आधी साइकिल में, हाफ साइकिल में, ये जरूर ध्यान रखना, तो हम इस डायरेक्ट करंट वाले को क्या बोलेंगे? इस एसी का एवरेज। ठीक है, इसके लिए मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, हर साल मेरा ये एग्जांपल मतलब कॉमन एग्जांपल है क्योंकि उससे बच्चों को थोड़ा सा ना इजीली समझ में आ जाता है। लेट्स से यहाँ पर हमारा एक बेगर है, भिखारी है। इस भिखारी को दो बंदे पैसे दे रहे हैं। एक बंदा पैसे दे रहा है जो सैलरी वाला है, ही इज नॉट सैलरीड एम्प्लॉय। अब सैलरीड एम्प्लॉयड का क्या होता है? उसका फिक्स है कि उसके पास मंथली इतना आना है, तो उसने फिक्स करा हुआ है कि वो पर डे इसको 2 रुपीज दे रहा है। कितना रुपए दे रहा है? पर डे 2 रुपए। और सेम बैगर को एक दे रहा है बिजनेसमैन वाला, बिजनेस क्लास, और वो जो चार्ज दे रहा है, अब बिजनेस क्लास के साथ फंडा क्या है कि जब उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसने ज्यादा भिखारी को पैसे दे दिए, जब कम प्रॉफिट हुआ तो कम पैसे दे दिए। तो बिजनेस क्लास वाला जो अमाउंट दे रहा है, कभी 5 रुपीज दे रहा है, कभी 2 रुपीज दे रहा है, कभी 0 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, कभी 10 दे रहा है, इस तरीके से दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब सबसे पहले मुझे बताओ सैलरी वाला कौन सा है, डीसी है? DC, डीसी। और जो बिजनेस वाला है वो क्या है? AC, एसी। अब भिखारी की क्या ऑब्जर्वेशन है? भिखारी ने ऑब्जर्व करा कि एक महीने में बिजनेस वाले ने उसको 60 रुपए दिए और सैलरी वाले ने भी बाई चांस 60 रुपए दिए। बैगर को एक महीने में इसने 60 रुपए दिए और इसने भी 60 रुपए दिए, तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला? उसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो सैलरी वाले का अमाउंट है, कांस्टेंट अमाउंट, ये वेरिएबल का क्या है? एवरेज। average, एवरेज। समझ में आया सबको? यस सर। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेरिवेशन पर तो हम बाद में आए, क्योंकि डेरिवेशन तभी आएगी जब कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं डेरिवेशन बात पर। हटा दूं मैं इसे? ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो बेटा। सर जो साइनसॉइडल ग्राफ होता है तो जब हम डिक्रीज करके डायरेक्शन चेंज होती है, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है और नीचे जाते हैं तो अब वो इंक्रीज कहेंगे या फिर उसको भी डिक्रीज ही कहेंगे? वो इंक्रीज कहेंगे। इंक्रीज क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके। हाँ चलिए, अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं डीसी का चार्ज निकालता हूँ या एसी का चार्ज निकालता हूँ। चलो पहले हम बात कर रहे हैं फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, फॉर एसी। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं एवरेज वैल्यू की। अच्छा एक और बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए हमेशा 0 आएगी। ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू एक साइकिल के लिए हमेशा क्या आएगी? 0। बिकॉज जितना ये पॉजिटिव एरिया होगा उतना ये क्या होगा? नेगेटिव एरिया। नेगेटिव। ओवरऑल जो पॉजिटिव और नेगेटिव का ओवरऑल आप निकालोगे तो ओवरऑल एवरेज कितना आ जाएगा? 0। जीरो। तो हाफ साइकिल हमेशा, सॉरी एवरेज वैल्यू हमेशा डिफाइन करी जाती है हाफ साइकिल के लिए। अगर आपने डेफिनेशन में हाफ साइकिल नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एसी की। अब एसी में करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = I0 sin ω t। और ये कैसा करंट है? कोई बता सकता है? इस करंट से अभी मैंने नाम बताया था, इसको क्या बोलेंगे? average, एवरेज। ये एवरेज है, ये sorry, instantaneous, इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस है बेटा। क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन आ रही है, ये जो करंट की वैल्यू आई है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर। ये टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो ये कैसा करंट है? ये है इंस्टेंटेनियस करंट। अभी क्लास की स्टार्टिंग में इंस्टेंटेनियस करंट का एक चार्ज की टर्म्स में फॉर्मूला बताया था। बताओ क्या था फॉर्मूला? बताइए, अभी बताया था क्लास की स्टार्टिंग में। dq/dt। हाँ, सर dq/dt।
इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? भाई ये भी तो इंस्टेंटेनियस करंट है और ये भी इंस्टेंटेनियस करंट है, तो यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल आएगा? I naught sin omega t ई डी dt. टी। हाँ, अच्छा कोई बता सकता है व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू क्या होगा? स्मॉल चार्ज फ्लोन। Small चार्ज फ्लोइंग इन स्मॉल टाइम dt। कोई डाउट किसी को? और अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, जिन बच्चों के पास मैथ्स होगी वो बहुत इजीली समझ लेंगे, जिनके पास मैथ्स नहीं है तो 11th क्लास की फिजिक्स को रिवाइज करना वो तब भी समझ लेंगे। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं करंट इनटू टाइम, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला, ये छोटा सा टाइम गैप लिया, इसको क्या लिया? dt। एक्स एक्सिस पर टाइम है ना, और ये वहां पर करंट की वैल्यू है आई। तो ये जो छोटा सा एरिया आएगा डीए, ये डीए कितना होगा? आई इंटू डी टी, और ये किसके इक्वल होगा पता है? डी क्यू के। समझ में आ रहा है? यस ये हमने सर। 11th क्लास में भी ऐसा Yes, करा sir. था। कहाँ पर करा था? जब वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते थे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया वर्क होता था, और जब हम छोटी सी स्ट्रिप का वर्क निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देते थे तो टोटल वर्क मिल जाता था। मेरे ख्याल से शायद आप रिकॉल कर पा रहे होंगे, है ना? यस तो सर। अब ये हमारा डी क्यू है, स्मॉल चार्ज, और मेरे को निकालना है चार्ज हाफ साइकिल का। आधी साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो फॉर हाफ साइकिल मैंने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और लिमिट किसकी आएंगी? सर 0 टू लिमिट टी बाई 2। हाफ साइकिल की। हाँ, 0 से t/2 टाइम की, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आई नॉट क्या है? व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट है पीक वैल्यू, वो तो सेम ही रहेगी। आई नॉट बाहर आ जाएगा, जो टाइम के साथ चेंज हो रही है टर्म है वो है साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारा क्यू इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। लिमिट क्या है? 0 से t/2। और डाउट कुछ नहीं आता? सर एक डाउट है हाँ जी, पूछो। सर, जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाके जैसे वाई एक्सिस में नीचे हम नेगेटिव वैल्यूज कंसीडर करते हैं -1 -2, तो सर आई नॉट तो पॉजिटिव में 1 है और नीचे तो -1 है, तो -1 या माइनस आई नॉट है, पहली बात माइनस आई नॉट है और ये प्लस आई नॉट है। हाँ, अब बोलो कि ये माइनस आई नॉट है, क्या दिक्कत है? अगर मतलब मान लो मैक्सिमम करंट इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर कर रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम जो फ्लो करेगा वो 4 एम्पियर होगा। ओके सर, तो हम मतलब नेगेटिव नहीं साइन कंसीडर करेंगे। नहीं, नेगेटिव साइन भी कंसिडर करेंगे। अगर आपसे पीक वैल्यू पूछी जाएगी तो आप बोलोगे प्लस माइनस 4, पॉजिटिव में भी प्लस हो रहा है और नेगेटिव में भी माइनस हो रहा है। ठीक ओके है, सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये वाला जो डायग्राम है। हाँ जी, तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अभी हम चार्ज निकाल रहे हैं एसी का, ये एसी का चार्ज आ रहा है हाफ साइकिल का। तो आई नॉट, अब जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनको मैं कुछ फॉर्मुलेस बता रहा हूँ, वो हमेशा ध्यान रखेंगे फॉर्मुलेस। ठीक है, इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेस है साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में एम। जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म है यानी एम, वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और एक और फॉर्मूला cos mx का इंटीग्रेशन, ये होता है प्लस साइन mx डिवाइडेड बाय m। cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन और डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos और डिफरेंशिएशन होता है प्लस cos। ये बात ध्यान रखना है जिनके पास मैथ नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर आप किसका इंटीग्रेशन कर रहे हो? साइन ओमेगा टी का। और साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस माइनस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। समझ में आया? क्योंकि टाइम के साथ जो कांस्टेंट टर्म है ओमेगा वो डिवाइड हो जाएगी। और लिमिट क्या आएंगी? 0 से
T/2। कोई डाउट किसी में यहाँ तक? No, sir. अब यहाँ पर अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आऊं ओमेगा को, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो हमारा फॉर्मूला है वो लगाओ, क्या आएगा? माइनस कॉस ओमेगा की जगह कितना आएगा? 2π/t, और स्मॉल t की जगह आएगा T/2। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? फिर क्या सर करेंगे? हाँ जी पूछो बेटा। सर अगर हम जो टाइम की लिमिट है सर हम वो T/2 टू T लें तो सर तब भी आंसर सेम आएगा? सेम आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव? मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया 2π/t, है ना? ओमेगा की जगह 2π/t और स्मॉल t की जगह आएगा 0। कोई डाउट किसी में यहाँ तक? अब क्या होगा बेटा? अब ये t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा? चार्ज AC का I0/ओमेगा माइनस कॉस पाई, ये आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा? 0. तो कितना आएगा? कॉस 0 आ जाएगा। अब कॉस पाई पता है किसी को कितना होता है? -1, और कॉस 0 कितना होता है? 1। माइनस 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 Zero. माइनस प्लस, अरे प्लस -1 प्लस इंटू माइनस, ये +1 हो जाएगा। +1 और +1 2. कितना आएगा? 2I0/ओमेगा। ये क्या आया? कोई बता सकता है कि क्या आया 2I0/ओमेगा? Charge. चार्ज, क्या चार्ज? ऑल्टरनेटिंग AC. करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट, और कितनी देर के लिए आया? हाफ साइकिल में। Half cycle. T/2 टाइम के लिए। अब मैं T/2 टाइम के लिए, अब मैं DC के लिए निकाल रहा हूँ, 4DC। DC का चार्ज तो डायरेक्टली निकल जाएगा, वो होगा करंट DC वाला इनटू टाइम। ये आ गया। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ क्या है? चार्ज, तो DC वाले को AC वाले को क्या कहेंगे? एवरेज। तो अगर मैं Average. इन दोनों को इक्वल रख दूं, क्या इक्वल रख दूं? चार्ज ऑफ AC इक्वल टू चार्ज ऑफ DC रख दिया, तो चार्ज ऑफ AC कितना है? 2I0। ओमेगा की वैल्यू पता है सबको क्या होती है? 2π/2 2π/t, है ना? 2π/t कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा? IDC इंटू T/2। 2 से 2 कट गया, T ऊपर आकर के T इससे कट जाएगा, तो कितना आया? IDC तो बता सकता है IDC कितना आया? I0/pi. This current is known as average value of AC. AC. यहाँ तक क्लियर है? ये वो कांस्टेंट करंट है जिसको पास करवाने पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा जितना कौन दे रहा था? AC। कोई डाउट किसी में यहाँ तक? अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, 2/पाई की एक वैल्यू होती है, किसी को पता है 2/पाई कितना होता है? जो है 0.637। कितना होता है? 0.637। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ गया? एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आ गया 2/πI0 या 0.637I0। इतना कांस्टेंट करंट अगर आप पास करवाओगे AC को रिप्लेस करके, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर एक डाउट है हाँ जल्दी बोलो बेटा। सर, जब हमने लिमिट T/2 टू T ली तो सर आपने कहा आंसर नेगेटिव आएगा, बिल्कुल। तो उसमें सर जो हम I0 जो हम नेगेटिव डायरेक्शन वाली हमने हाफ साइकिल ली, तो सर जो I0 लेंगे वो हम -4 एम्पियर लेंगे, जैसे अगर मैक्सिमम 4 एम्पियर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा फिर तो। हाँ पॉजिटिव आएगा, एवरेज वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अगर ओके पॉजिटिव साइकिल से लोगे तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू लोगे तो नेगेटिव आएगी। ओके सर। तभी तो पूरी साइकिल का 0 आएगा। यहाँ तक ओके क्लियर सर। है? यस सर। तो इस चैप्टर के मैं नोट्स आपको भी शेयर करूंगा, ठीक है?
और इसकी ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है मैं कोशिश करूंगा कि ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं। और किसी को कुछ डाउट, कल की क्लास में मिस मत करना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अंदर आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इस चैप्टर की स्टार्टिंग की 4-5 क्लासेस अगर आपने मिस कर दी या कोई भी एक क्लास मिस कर दी तो आगे चल के बहुत सफर करोगे। ये ध्यान रखना कि ये चैप्टर हमें किसी भी कंडीशन पर स्किप नहीं करना। सर एक चीज कंफर्म करनी थी हाँ जी सर, जो नोट्स हमें प्रोवाइड होंगे सर, मतलब वो व्हाट्सएप पे ही होंगे सर, जैसे वेबसाइट पे अब नहीं होगा, जैसे वो तो डीएक्टिवेट हो गया। हाँ शायद व्हाट्सएप पे ही होंगे। ठीक है ठीक है सर। ओके? सर हाँ जी पूछो। सर डीसी के लिए हमने t/2 क्यों रखा? उसका तो पूरी साइकिल के लिए 0 नहीं होगा ना? लेकिन जो Yes, ऑब्जर्वेशन sir. लेनी है, जो ऑब्जर्वेशन लेनी है वो तो सेम टाइम के लिए लेनी है ना। आप जो टाइम रखोगे वो तो सेम ही रखोगे ना, कि जितना टाइम एवरेज वैल्यू तभी निकाल पाओगे जितना चार्ट एक ही प्रोवाइड करवा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में। उसी पर्टिकुलर टाइम में अगर डीसी